हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन पहले ही दिव्या की शादी राधा के बेटे राहुल के साथ हुई थी और अगली सुबह राधा की बहू की मुंह दिखाई के साथ पहली रसोई की रस्म थी। और राधा दिव्या से कहती है, बहू आज तेरी मुंह दिखाई है और पहली रसोई भी, तो तुझे जो सबसे अच्छा खाना बनाना आता हो तो वो बना देना। लेकिन माँ जी, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अगर माँ जी को ये पता चल गया तो कहीं वो मुझे घर से बाहर ही ना कर दे। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती है। कुछ नहीं माँ जी, बस यही सोच रही थी कि खाने में क्या बनाया जाए। आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जी जान से मेहनत करना ताकि सभी मेहमान खुश हो जाएं। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और दिव्या किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। कुछ देर बाद दिव्या सबके लिए खाने की ट्रे हाथ में लिए बाहर आती है और सबके आगे एक एक करके रख देती है। और ये देखकर राधा की बहन कांता कहती है, अरे वाह बहू, तेरा खाना परोसने का तरीका तो बहुत अच्छा है। अब जरा देखे तो तूने आखिर बनाया क्या है? हाँ मौसी जी, मुझे जो बनाना आता है मैं वही बना कर ले आई। आई होप कि आपको पसंद आए। दिव्या की बात सुनकर कांता और बाकी सब अपने अपने सामने रखे खाने के ढक्कन को हटाते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने मैगी रखी थी। ये देखकर कांता कहती है, ये सब क्या है? ये तो मैगी है। भला पहली रसोई में मैगी कौन बनाता है बहू? तुझे खाना वाना बनाना आता भी है या नहीं? मौसी जी, माँ जी ने मुझे कहा था कि मुझे जो सबसे अच्छा बनाना आता है मैं वही बना कर लेकर आऊँ, तो मुझे तो बस मैगी ही बनाने आती है। लो, कर लो बात। अरे राधा, तुम्हारी बहू को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। शादी करने से पहले पूछताछ करी भी थी या नहीं? ये यूं ही मुंह उठा के शादी कर ली तूने अपने बेटे की इससे? कांता की बात सुनकर दिव्या को लगता है कि अब राधा भी दिव्या पर गुस्सा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। राधा बड़ी ही शांत और मजाकिया मिजाज में कहती है, अरे तो क्या हुआ, मैगी बनाना बुरी बात थोड़ी है। कुछ ना बनाने से तो कुछ बनाना ही अच्छा है। और बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता था तो एक बार मुझे बता देती, मैं तेरे साथ खाना बनाने में मदद कर देती। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। राधा, ये जो हर दफा तू अच्छाई की मूरत बनी रहती है ना, एक दिन यही तेरे लिए मुसीबत बनेगी। अभी तो बहू को घर में आए हुए एक दिन ही हुआ है और तू उसकी तरफदारी कर रही है। कल को यही तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। मेरी बात कान खोल कर सुनना और ध्यान रखना इसको। तुम चिंता मत करो कांता, मेरी बहू बहुत अच्छी है और मैं अपनी बहू के साथ सास की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह रहना चाहती हूँ। इसे समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे क्या, करनी जो तो कर रही है। दिव्या को लगा था कि उसकी सास उसे मैगी बनाने पर बहुत डांटेगी, लेकिन राधा की बात सुनकर दिव्या खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर से धीरे धीरे से सब मेहमान चले जाते हैं, लेकिन राधा की बहन कांता के पति किसी काम से घर पर ही रह जाते हैं। एक दिन राधा की बहू दिव्या हरिया के कमरे की सफाई करने के लिए जाती है और सफाई करते समय दिव्या की साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक जाता है और तभी उस कमरे में हरिया आ जाता है और उसे देखकर दिव्या जल्दी से अपना पल्लू ठीक करती है और कहती है, मौसा जी, आप माफ कीजिए, आपको कुछ देर बाहर रुकना होगा। मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी। अरे अरे कोई बात नहीं बहू, तुम आराम से सफाई करो, मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हें देखूंगा। मेरा मतलब है इंतजार करूंगा। ठीक है मौसा जी, मैं अभी यहाँ से सब साफ कर देती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। इतना कहकर अब दिव्या हरिया के कमरे को साफ करने लगती है और हरिया गेट के बाहर खड़ा होकर दिव्या को देखने लगता है और उसे देखकर कहता है, अरे यार, कितनी चिकनी कमर है इसकी, एकदम मक्खन की तरह है। एक बार हाथ लगाना तो बनता है। इतना कहकर हरिया दिव्या के बाहर आते ही उसके रास्ते में अपना पैर अड़ा देता है और जैसे ही दिव्या गिरने वाली होती है वो उसे अपने दोनों हाथों के सहारे कमर से पकड़ लेता है। और ये सब देखकर दिव्या जल्दी से खड़ी होकर उससे दूर हो जाती है और घबराते हुए कहती है, माफ करना मौसा जी, गलती से पैर फिसल गया। आपको कहीं लगी तो नहीं ना मेरी वजह से? नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? दिखाओ जरा। नहीं मौसा जी, मैं ठीक हूँ। आपके कमरे की सफाई मैंने कर दी है, अब आप अंदर जा सकते हैं। मैं भी चाहती हूँ, बहुत काम है मुझे। कमरे की सफाई तो कर दी,
लेकिन इस दिल की सफाई कब करोगी? दिव्या घबरा कर वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही एक दिन घर में कोई नहीं था। उसकी सास भी मंदिर गई थी और घर में बस दिव्या और हरिया थे। दिव्या को अकेला पाकर हरिया उसे अपने कमरे में किसी बहाने से बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी ओर खींचता है तो दिव्या उसके ऊपर गिर जाती है। ठीक उसी समय वहाँ दिव्या की सास राधा आ जाती है और ये नजारा देखकर हैरान रह जाती है। तभी हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बहू, ये सब तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा मौसा ससुर हूँ, तुम्हारे पिता समान। ये सब करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? राधा बहन, अच्छा हुआ है तुम यहाँ आ गई, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। माँ जी मुझे बचा लीजिए। माँ जी, मौसा जी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही हो? राधा बहन, देखो मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी दिव्या बहू मेरे कमरे में आई और मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगी। मैंने बहू को कमरे से जाने के लिए कहा तो मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगी और देखते ही देखते उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जब मैंने इसे मना किया तो इसने हद ही कर दी। आगे मैं बता नहीं सकता। माँ जी ये सब झूठ है। मौसा जी ने जो भी कहा ये सब झूठ है, बल्कि इन्होंने मेरे साथ ये सब किया। माँ जी, आपको मेरी बातों पर यकीन तो है ना? तुम 2 दिन की आई लड़की पर कौन भरोसा करेगा? मुझे पता है राधा बहन मेरा साथ देगी, क्योंकि उसने हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। हरिया की बात सुनकर राधा उसके पास जाती है और हरिया को एक जोर का चाटा लगाती है और कहती है, जीजा जी, मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? इस झूठी लड़की पर भरोसा है? भूल गई हो क्या? मैं तुम्हारा जीजा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अच्छे से जानती हूँ आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो। यहाँ राधा हरिया पर गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ राधा की बहन कांता आ जाती है और कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? आप सब ऐसे एक जगह जमा क्यों हो गए? कुछ बात है क्या? देखो ना कांता, ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और इसकी बातों में आकर तुम्हारी इस अच्छाई की मूरत बहन ने भी मुझे थप्पड़ मारा। ये मुझ पर यकीन नहीं करती। क्या कहा? इसने तुम्हें थप्पड़ मारा? राधा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने इस लड़की के लिए अपने ही जीजा पर हाथ उठाया। अरे तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? सच का साथ देने में कैसी शर्म। और हाँ, ले जाओ अपने इस पतिदेव को, वरना चप्पल की माला से इसकी आरती उतारूंगी। तू इस लौंडिया के लिए ये सब कर रही है? क्या सबूत है कि ये लड़की सच कह रही है? इसके फटे हुए कपड़े और इसकी आंखों में नजर आ रही सच्चाई। मेरी बहू ऐसा घिनौना झूठ कभी बोल ही नहीं सकती। वैसे भी इस बुड्ढे के पीछे मेरी बहू हमें और हमारे परिवार को धोखा नहीं देगी। और हाँ, अभी भी वक्त है, ले जाओ यहाँ से इसे, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। राधा की आंखों में गुस्सा देखकर कांता वहाँ से अपने पति को चुपचाप ले जाती है और अपनी सास की आंखों में अपने लिए अटूट विश्वास देखकर दिव्या कहती है, धन्यवाद माँ जी, आप तो सच में अच्छाई और सच्चाई की मूरत हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। अगर आप राधा की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। सरोजनी एक दिन सुबह के समय किचन में अपने घर वालों के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी सहेली तेजो वहाँ आती है, जिसे देखकर उसकी माँ मंजू कहती है, अरे तेजो बेटी, तुम आओ आओ, बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो तुम। आंटी जी, मैं अपनी नानी के घर लुधियाना गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। सोचा सरोजनी से मिल लूं, वरना मैडम को ऑफिस से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हाँ बेटी, वो तो अपने जॉब के पीछे ऐसे पागल है कि मानो उसको कुछ दिखाई नहीं देता जॉब के सिवा। आंटी जी, नौकरी में ऐसा ही होता है, जल्दी छुट्टी कहाँ मिलती है। तेरी बात सही है, लेकिन सिर्फ नौकरी करके घर वालों को खुश नहीं रख सकते। नौकरी के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो लड़की को आने चाहिए। लेकिन आंटी जी, हमारी सरोजनी को तो सब कुछ बनाना आता है, घर के सारे काम सब आता है उसे। बेटी यही तो दुख है। अरे जिनको काम नहीं आता है उनको हम सिखा सकते हैं, लेकिन आते हुए भी जो ना करे उसका क्या कर सकते हैं। जब सिर पर जिम्मेदारी आएगी तब सब सीख जाएगी। लेकिन आंटी, जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर है कहाँ वो? कहीं किचन में खड़ी होकर रो रही होगी या तो सिर पकड़ के बैठी होगी, क्योंकि मैंने आज सुबह उसको नाश्ता बनाने के लिए बोल दिया था इसलिए। क्या बोल रही है आंटी जी? मेरी सहेली इतनी भी कामचोर नहीं है।
कोई बात नहीं, आप यहीं बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। तेजो इतना कहकर सरोजनी को देखने के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सरोजनी सच में किचन की स्लिप पर सर पकड़कर बैठी होती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी ने मुझे कहा तो था कि तू पक्का किचन में सर पकड़कर बैठी होगी, लेकिन तू सच में बैठी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, तुझे बहुत हंसी आ रही है ना मुझ पे, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। या तो मेरी हेल्प कर या जा यहाँ से। अच्छा बता क्या हुआ, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं पक्का तेरी हेल्प करूँगी। यार, माँ ने कुछ अलग सा नाश्ता बनाने को बोला था। अब ये अच्छा और अलग नाश्ता कौन सा होता है मुझे नहीं पता। अब तू ही कुछ बता। ओके, मैं तुझे आज कुछ नई और अच्छी रेसिपी में फायर गोलगप्पे बनाना सिखाती हूँ। हमारे लुधियाना में बहुत फेमस है। मैंने भी अपने मामा जी से ही बनाना सीखा है, इस बार जब नानी के यहाँ गई थी तब। तू पागल वागल हो गई है क्या? फायर गोलगप्पे कौन से होते हैं? मैंने तो सिर्फ पानी वाले गोलगप्पे ही खाए हैं और सुने हैं। फायर वायर वाले मैंने नहीं सुने। अब ये तो बिल्कुल मत कह दो कि उसमें से आग भी निकलती है। हाँ यार, फायर गोलगप्पे में आग निकलती है। हे भगवान, मेरी दोस्त पागल हो गई है। अब गोलगप्पे में से आग निकलेगी? हाँ बिल्कुल, और तुझे फायर गोलगप्पे बनाना सिखाऊंगी भी। तेजो इतना कहकर फायर गोलगप्पे बनाने के साथ साथ सरोजनी को बनाना सिखाना भी शुरू कर देती है कि कैसे फायर गोलगप्पे बनाने के लिए गोलगप्पों में से सबसे पहले सारे मसाले, चटनी और दही डालना है। उसके बाद उसके ऊपर गुलकंद डालकर उस पर थोड़ा सा क्रश किया हुआ कपूर डालना है और फायर गोलगप्पे तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर सरोजनी कहती है, बस हो गया ये तेरे फायर गोलगप्पे? अरे इससे अच्छे तो मेरे पानी वाले गोलगप्पे हैं। और एक बात बता, इसमें आग कहाँ है? मैंने तुझे ये बोला है कि फायर गोलगप्पे तैयार है, अब फायर के लिए उसे जलाना भी तो होगा ना। यही मैं कोई जादू थोड़ी कर रही हूँ। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल फिर जलाते हैं। अगर ये टेस्टी हुआ तो मैं दोबारा अकेले में बनाऊंगी। ओके। इतना कहकर तेजो और सरोजनी जैसे ही फायर गोलगप्पों में आग लगाने के लिए जाती हैं, तभी मंजू वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हो? नाश्ता बनाने के लिए बोला था, रात का खाना नहीं। माँ देखो, आपने बोला था ना कि कुछ अलग और अच्छा सा बनाओ, तो मैंने तेजो से सीखकर फायर गोलगप्पे बनाए हैं। फायर गोलगप्पे यानी आग वाले गोलगप्पे? हाँ। पानी वाले गोलगप्पे तो देखा है, सुना है, लेकिन आग वाले पहली बार सुन रही हूँ और देख रही हूँ। लेकिन इसमें आग कहाँ है? आंटी जी, वो खाते टाइम ही लगाते हैं। वो बस थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए और थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज करने के लिए लगाते हैं। बस उसे तुरंत खाना होता है ना, इसलिए। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तेजो इतना कहकर एक गोलगप्पे में आग लगाकर उसे खाकर दिखाती है, जिसके बाद वो मनु और सरोजनी को भी फायर गोलगप्पे खाने के लिए देती है, जिसका टेस्ट उन लोगों को इतना पसंद आता है कि वो पानी वाले गोलगप्पे भूल ही जाते हैं और आए दिन फायर वाले गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरोजनी की शादी एक सूरज नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सरोजनी शाम के समय अपने सभी घर वालों, सास संगीता, ससुर संजीत और पति सूरज के लिए नाश्ते में फायर गोलगप्पे बना कर लाती है और जैसे ही उनमें आग लगाकर अपनी सास को खाने के लिए देती है, तभी उसकी सास संगीता गोलगप्पे की प्लेट को धक्के मारकर गिरा देती है और गुस्से में कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? मुझे जलाकर मारना चाहती है क्या तू? हाँ सरोजनी, ये क्या कर रही हो तुम? हमें तो लगा तुम हमारे लिए नाश्ता लेकर आई हो, लेकिन उसमें आग लगाने का क्या मतलब था? ये कैसा मजाक था? बेटा मुझे लग रहा है बहू पागल हो गई है, इसलिए ये सब कर रही है। पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रही है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चुप करिए आप लोग। अरे आप लोगों के लिए ही कहावत बनी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए फायर गोलगप्पे बनाए थे, लेकिन आप लोगों ने खाने से पहले ही जमीन पर गिरा दिए। क्या फायर गोलगप्पे? तुम ठीक तो हो? आखिर गोलगप्पे में आग कैसे लगेगी? तभी तो ये गोलगप्पे इतने फेमस है। जब लोग इसका नाम सुनते हैं तो सबके मन में यही ख्याल आता है और इसी बहाने लोग उसे खाने के लिए भी जाते हैं। बहू हम जो खाते हैं वही बहुत है,
हमने जिसका नाम नहीं सुना उसे खाने का शौक भी नहीं। सही कह रही है माँ। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनकी बातें सुनकर सरोजनी बहुत उदास हो जाती है। तभी वो गुस्से में सोफे पर बैठकर अपने आप से कहती है, आज तो इन लोगों ने मेरी मनपसंद डिश को जमीन पर गिरा दिया। अब तो मैं इन लोगों को फायर गोलगप्पे खिलाकर ही रहूंगी। ये लोग खुद मांग मांग कर खाएंगे। इतना कहकर सरोजनी घर की सफाई में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज उसके घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें उसके आस पड़ोस के लोग और उसके पति के कुछ दोस्त आए होते हैं। सूरज अपने दोस्त से खड़ा होकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी पत्नी सरोजनी पर पड़ती है, जो फायर गोलगप्पों को प्लेट में सजाए हुए किचन से हॉल में आ रही होती है, जिसे देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे किचन में वापस ले जाता है और वहाँ गोलगप्पों की सजी हुई प्लेटों को देखकर कहता है, अब ये क्या है संगीता, तुमने फिर अपने फायर गोलगप्पे का राग अलापना शुरू कर दिया। प्लीज इस प्लेट को यहीं रखो। और ये इतने सारे गोलगप्पे तुमने कब बनाए? इसमें बनाना क्या है? गोलगप्पे बाहर से बने बनाए ले आई, बाकी चीजें मैंने घर में तैयार कर ली। अब आप एक बार खाकर तो देखिए, बहुत लाजवाब है। आप पानी वाले गोलगप्पे खाना भूल जाएंगे। वैसे मैंने फायर वाले गोलगप्पे मेहमानों के लिए भी बनाए हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। खास लोग ही तो हैं और तुम मेरे साथ बाहर चलो। सूरज इतना कहकर सरोजनी को लेकर बाहर पार्टी में चला जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब खाना नहीं आता तो वहाँ खड़े सभी लोग भूख की वजह से आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर सूरज को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो लोगों के लिए समय पर खाने पीने की अरेंजमेंट भी नहीं कर पाया। ये सब देखकर सरोजनी अपने पति की इज्जत बचाने के लिए और लोगों का माइंड खाने से हटाने के लिए अपने घर में एक छोटा सा फायर गोलगप्पों का स्टॉल लगाकर सभी मेहमानों को खाने के लिए अपने बनाए हुए फायर गोलगप्पे देना शुरू कर देती है। साथ ही अपने पति और अपनी सास को भी खिलाती है, जिसका टेस्ट उन्हें पानी वाले गोलगप्पों से भी ज्यादा अच्छा लगता है। और सभी लोगों के साथ वो लोग भी फायर गोलगप्पे बड़े ही चाव से खाते हैं। तभी सूरज के दोस्त में से उसका दोस्त सुमित कहता है, भाभी जी, आपने फायर गोलगप्पे तो सच में कमाल के बनाए हैं। इसके आगे तो किसी और चीज का टेस्ट अच्छा ही नहीं लग रहा है। हमारा पेट तो इसी से भर गया। सुमित के साथ वहाँ खड़े लोग भी सरोजनी के फायर गोलगप्पे की बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर सूरज और संगीता को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। जिसके बाद वो लोग सरोजनी से माफी मांगते हैं और फिर कभी दोबारा उसे फायर गोलगप्पे बनाने से मना नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।